जरा सोचिए, हर कुछ महीने में चुनाव, रैलियों का शोर, नेताओं के वादे और दावों को ना खत्म होने वाला सिलसिला, और सबसे जरूरी, विकास के वो काम जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से रुक जाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र लगभग हमेशा ही चुनावी मोड में रहता है। कभी लोकसभा तो कभी किसी राज्य की विधानसभा, तो कभी नगर निगम और पंचायतों के चुनाव। ये चुनावी चक्कर कभी खत्म ही नहीं होता। इसी चक्कर को तोड़ने के लिए सरकार एक आइडिया लेकर आई है, एक देश एक चुनाव। जिसके पक्ष में है वो इसे एक रिवोल्यूशनरी सुधार बता रहे हैं। उनका दावा है कि इससे देश के अरबों खरबों रुपए बचेंगे, सरकारी मशीनरी को बार बार के चुनावी बोझ से मुक्ति मिलेगी और देश विकास की पटरी पर बिना रुके दौड़ेगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जो इसकी आलोचना कर रहे हैं वो इसे लोकतंत्र की हत्या, फेडरलिज्म पर एक सीधा हमला और क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की एक खतरनाक साजिश बता रहे हैं। उनका डर है कि ये सुधार सत्ता को केंद्र में इकट्ठा कर देगा और भारत की डायवर्सिटी से भरी पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या एक देश एक चुनाव भारत के लोकतंत्र के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है, या उसकी आत्मा पर किया गया एक हमला? क्या ये सिर्फ पैसे बचाने की एक कोशिश है, या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक मकसद छिपा है? आज हम इस बहस को गहराई से समझेंगे, दोनों पक्षों के सबसे मजबूत तर्कों का एनालिसिस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मुश्किलों को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस एक फैसले से आपका और हमारा भविष्य कैसे बदल सकता है। एक देश एक चुनाव, जिसे इंग्लिश में वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है, का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि पूरे भारत में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ एक ही समय पर कराए जाए। यानी जब आप वोट देने जाएं तो आप एक ही बार में अपने संसद एमपी और अपने विधायक एमएलए दोनों को चुन लें। ये कोई नया या अनोखा विचार नहीं है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि आजादी के बाद भारत में यही व्यवस्था लागू थी। 1951-52 में हुए देश के पहले आम चुनाव के साथ ही सभी राज्यों में भी चुनाव हुए थे। ये सिलसिला 1957, 62 और 1967 के चुनाव तक लगातार चलता रहा। उस दौर में केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एक ही पार्टी की सरकारें थी, जिससे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई थी। लेकिन 1967 के बाद ये चक्र टूटना शुरू हो गया। इसकी मुख्य वजह थी राजनीतिक अस्थिरता। 1968 और 1969 में कई राज्यों में गठबंधन सरकारें बनी जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और समय से पहले गिर गई। इसके कारण वहां मिड टर्म चुनाव कराने पड़े। फिर 1970 में पहली बार केंद्र में भी लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया और 1971 में नए चुनाव हुए। बस यहीं से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावी कैलेंडर अलग अलग हो गए। आज स्थिति यह है कि हर साल औसतन 5 से 7 राज्यों में चुनाव होते हैं और देश हमेशा चुनावी माहौल में डूबा रहता है। इस बिखरे हुए चुनावी चक्र को फिर से एक साथ लाने के लिए पिछले कुछ दशकों में कई बार कोशिश हुई। 1983 में चुनाव आयोग ने इसकी सिफारिश की। 1999 में लॉ कमीशन ने भी इसका समर्थन किया। इसके इस विचार को सबसे ज्यादा बल तब मिला जब 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इसे जोर शोर से उठाना शुरू किया। इसी दिशा में सबसे ठोस कदम सितंबर 2023 में उठाया गया, जब सरकार ने भारत के पूर्व प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई। इस कमेटी को यह पता लगाने का काम सौंपा गया कि एक देश एक चुनाव को लागू करना कितना प्रैक्टिकल है और इसके लिए क्या क्या कदम उठाने होंगे। कमेटी ने 191 दिनों तक गहराई से सोच विचार किया, कई राजनीतिक दलों से बात की और आखिरकार मार्च 2024 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की एक डिटेल रिपोर्ट सौंपी गई। सितंबर 2024 में इस रिपोर्ट को सेंट्रल कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है और इस पर आम सहमति बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। कमेटी ने 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव और उसके 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण में नगर निगम और पंचायतों के चुनाव। तो ये है एक देश एक चुनाव की पूरी कहानी। एक ऐसी व्यवस्था जो पहले थी फिर बिखर गई और अब उसे फिर से जोड़ने की एक बड़ी और महत्वाकांक्षी कोशिश हो रही है। पर सवाल ये है कि क्यों? इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं? चलिए सबसे पहले समर्थकों की दलीलों को समझते हैं। जो लोग एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हैं वो इसे समय की मांग और देश के विकास के लिए एक जरूरी कदम बताते हैं। उनके तर्क मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर टिके हैं: भारी खर्च में कटौती, गवर्नेंस पर फोकस, एडमिनिस्ट्रेटिव आसानी और
पॉलिसी स्टेबिलिटी। भारत में चुनाव कराना एक बेहद खर्चीला काम है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के एक अनुमान के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। यह रकम कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। यह सिर्फ सरकारी खर्च नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा किया गया बेहिसाब खर्च भी शामिल है। अब सोचिए, हर साल देश में 5 से 7 विधानसभा चुनाव होते हैं। हर चुनाव में यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन्स की खरीद और ट्रांसपोर्टेशन, लाखों चुनाव कर्मचारियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती, मतदाता सूचियों को अपडेट करना और पोलिंग बूथों का मैनेजमेंट। समर्थकों का कहना है कि अगर ये सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएं, तो इस खर्च को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एक बार में ही ईवीएम खरीदी जाएंगी, एक ही बार सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती होगी और एक ही बार सरकारी अमला इस काम में लगेगा। इससे बचने वाले हजारों करोड़ रुपयों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। चुनाव का एक बड़ा साइड इफेक्ट है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, ये लागू हो जाती है और इसके लागू रहते सरकार कोई भी नई नीति, प्रोजेक्ट या वित्तीय घोषणा नहीं कर सकती। इसका मकसद तो अच्छा है, लेकिन जब देश लगातार चुनावी मोड में रहता है तो ये विकास के लिए एक बड़ी रुकावट बन जाता है। अब कल्पना कीजिए, एक राज्य सरकार ने एक बड़ी सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, काम शुरू होने ही वाला है और लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाती है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है। कई हफ्तों तक काम ठप, फिर कुछ महीने बाद उसी राज्य में पंचायत चुनाव आ जाते हैं, फिर से कोड ऑफ कंडक्ट। इस अंतहीन चुनावी चक्र के कारण विकास प्रोजेक्ट्स महीनों और कभी कभी तो सालों तक अटके रहते हैं। एक देश एक चुनाव के समर्थक कहते हैं कि एक साथ चुनाव होने से कोड ऑफ कंडक्ट का ये ब्रेक 5 साल में सिर्फ एक बार कुछ हफ्तों के लिए ही लगेगा। इससे सरकारों को अपना काम करने, नीतियों को लागू करने और विकास प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए एक लंबा, बिना रुकावट वाला कार्यकाल मिलेगा। चुनाव सिर्फ पैसे और समय की बात नहीं है, यह हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी मशीनरी पर भी भारी बोझ डालता है। हर चुनाव के लिए लाखों सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को उनके मूल काम से हटाकर चुनावी ड्यूटी पर लगाया जाता है। इससे स्कूलों में पढ़ाई, सरकारी दफ्तरों में काम प्रभावित होता है। इससे भी बड़ी चुनौती सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है। भारत में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की भारी संख्या में जरूरत पड़ती है। जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, तो इन जवानों को साल भर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता रहता है। इससे न केवल उन पर शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है, बल्कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक कानून व्यवस्था जैसे उनके मुख्य कर्तव्यों पर भी असर पड़ता है। समर्थकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव होने से सिक्योरिटी फोर्सेस की साल भर की भाग दौड़ खत्म हो जाएगी। उनकी तैनाती एक ही बार में योजनाबद्ध तरीके से की जा सकेगी, जिससे वो बाकी समय अपने मूल काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। बार बार होने वाले चुनाव राजनीति में एक शॉर्ट टर्म सोच को जन्म देते हैं। सरकारें अक्सर दूरगामी और कड़े सुधार करने से बचती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे कोई वर्ग नाराज हो सकता है और आने वाले किसी राज्य के चुनाव में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बजाय वो लोक लुभावन वादों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है। इनका मकसद सिर्फ तात्कालिक चुनावी लाभ हासिल करना होता है। एक देश एक चुनाव से सरकारों को 5 साल का एक स्थिर कार्यकाल मिलेगा, जिसमें उन्हें किसी फौरी चुनाव की चिंता नहीं होगी। इससे उन्हें देश के लिए जरूरी लॉन्ग टर्म और स्ट्रक्चरल सुधार करने का साहस और समय मिलेगा। ये पॉलिसी पैरालिसिस को खत्म करेगा और देश को एक स्थिर और निर्णायक शासन देगा, जो विकास के लिए बेहद जरूरी है। संक्षेप में, समर्थकों की नजर में एक देश एक चुनाव एक ऐसा समाधान है जो देश का पैसा बचाएगा, विकास की रफ्तार बढ़ाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ कम करेगा और राजनीति को ज्यादा अकाउंटेबल बनाएगा। लेकिन क्या तस्वीर वाकई इतनी सुनहरी है? अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं और जानते हैं कि आलोचक इसे लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों मान रहे हैं। जहां समर्थक एक देश एक चुनाव को एफिशिएंसी और डेवलपमेंट का मंत्र बता रहे हैं, वहीं आलोचकों की नजर में ये भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों फेडरलिज्म, डाइवर्सिटी और अकाउंटेबिलिटी पर एक सोचा समझा हमला है। उनका डर काल्पनिक नहीं है, बल्कि गहरे कॉन्स्टिट्यूशनल और राजनीतिक सवालों पर आधारित है। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि राज्यों का एक यूनियन है। हमारे संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक नाजुक संतुलन बनाया है, जिसे फेडरलिज्म कहते हैं। आलोचकों का सबसे बड़ा डर यही है कि एक देश एक चुनाव इस संतुलन को बिगाड़ देगा। इसका कारण है वोटिंग बिहेवियर। कई स्टडीज बताती हैं कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो मतदाता अक्सर एक ही पार्टी को वोट देने की प्रवृत्ति रखते हैं। वो नेशनल इश्यूज और एक बड़े राष्ट्रीय नेता के चेहरे पर वोट करते हैं
और राज्यों के लोकल इश्यूज और क्षेत्रीय नेता पीछे रह जाते हैं। सोचिए, चुनाव प्रचार चल रहा है, राष्ट्रीय मीडिया पर प्रधानमंत्री विपक्ष के राष्ट्रीय नेता के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर बहस चल रही है। ऐसे में किसी राज्य के एक गांव की पानी की समस्या या किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा कौन सुनेगा? यहीं पर रीजनल पार्टीज के अस्तित्व का संकट खड़ा होता है। डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, बीजेडी या टीडीपी जैसे पार्टियां अपने अपने राज्यों के खास मुद्दों और रीजनल आइडेंटिटीज की राजनीति करती है। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था में उनके लिए इन लोकल इश्यूज को नेशनल इशू के शोर में उठाना लगभग असंभव हो जाएगा। मतदाता एक स्थिर केंद्र सरकार चुनने के दबाव में राज्य में भी उसी राष्ट्रीय पार्टी को वोट दे सकता है जिसे वो केंद्र में चाहता है। इससे रीजनल पार्टीज का सपोर्ट बेस कम हो सकता है और धीरे धीरे वो इररिलेवेंट हो सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि ये भारत की राजनीतिक विविधता को खत्म कर देश को वन पार्टी डोमिनेंस की ओर धकेल सकता है। आलोचकों का एक और मजबूत तर्क ये है कि बार बार होने वाले चुनाव सरकारों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखते हैं। आज एक सरकार अगर केंद्र में कोई एंटी पीपल फैसला लेती है तो उसे कुछ ही महीनों में किसी राज्य के चुनाव में मतदाताओं के गुस्सों का सामना करना पड़ता है। ये डर उसे तानाशाह होने से रोकता है। हर चुनाव सरकार के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, लेकिन जब 5 साल तक कोई चुनाव ही नहीं होगा तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी। एक बार भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद सरकार 5 साल के लिए लगभग बेफिक्र हो सकती है। उसे मतदाताओं की नाराजगी की परवाह नहीं होगी, क्योंकि अगला चुनाव तो 5 साल बाद ही होना है। ये व्यवस्था सरकार और जनता के बीच की दूरी को बढ़ा सकती है और सरकारों को कम संवेदनशील बना सकती है। ये सुधार सुनने में जितना सरल लगता है, इसे लागू करना उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके सामने कई बड़े सवाल खड़े हैं जिनका कोई आसान जवाब नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, अगर एक साथ चुनाव के बाद किसी राज्य में गठबंधन सरकार बनती है तो वो 2 साल बाद अपना बहुमत खो देती है, तो क्या होगा? क्या उस राज्य में अगले 3 साल के लिए प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिए जाएंगे या अनडेमोक्रेटिक होगा? या फिर क्या वहां मिड टर्म चुनाव कराए जाएंगे? अगर मिड टर्म चुनाव होते हैं तो उस राज्य का चुनावी चक्र फिर से बाकी देश से अलग हो जाएगा और एक देश एक चुनाव का पूरा मकसद ही खत्म हो जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन करने होंगे। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल से जुड़े आर्टिकल 83 और 172 और उनके विघटन से जुड़े आर्टिकल 85 और 174 को बदलना होगा। चूंकि ये राज्यों के अधिकारों से जुड़ा मामला है, इसलिए इन संशोधनों को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पास करवाना होगा। भारत की जटिल राजनीति को देखते हुए इतनी व्यापक राजनीतिक सहमति बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। संक्षेप में आलोचकों का मानना है कि एक देश एक चुनाव का आइडिया भले ही आकर्षक लगे, लेकिन ये फेडरलिज्म की नींव को कमजोर करता है, क्षेत्रीय आवाजों को दबाता है, सरकारों को कम अकाउंटेबल बनाता है और उसे लागू करने की राह कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉजिकल बाधाओं से भरी है। तो एक देश एक चुनाव अरबों की बचत का फॉर्मूला या लोकतंत्र को मिटाने की साजिश? जैसा कि हमने देखा, दोनों ही पक्षों के तर्क बेहद मजबूत हैं और किसी को भी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। एक तरफ ये विचार देश को लगातार चलने वाली चुनावी चक्र के भारी भरकम खर्च, एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ और विकास कार्यों में आने वाली रुकावटों से निजात दिला सकता है। यह सरकारों को स्थिरता और नीति निर्माण के लिए एक लंबा और बिना रुकावट वाला कार्यकाल दे सकता है। दूसरी तरफ इस बात का भी गंभीर खतरा है कि यह सुधार भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा को चोट पहुंचा सकता है। यह राष्ट्रीय दलों को अत्यधिक शक्तिशाली बना सकता है और उन क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर धकेल सकता है जो राज्यों की विशिष्ट पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सरकारों की निरंतर जवाबदेही को कम कर सकता है और पावर के सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दे सकता है। यह कोई साधारण सुधार नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के स्ट्रक्चर को बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए इस पर कोई भी अंतिम निर्णय जल्दबाजी में नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर पब्लिक डिबेट और राजनीतिक दलों के बीच गहरी आम सहमति के बाद ही लिया जाना चाहिए। यह बहस अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या एक देश एक चुनाव भारत के भविष्य के लिए जरूरी कदम है, या ये हमारे लोकतंत्र की विविधता और फेडरलिज्म के लिए खतरा है? क्या खर्च बचाना ज्यादा जरूरी है या सरकारों को लगातार जवाबदेह बनाए रखना? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी आवाज इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बहस का हिस्सा है। धन्यवाद।